नमस्कार, मैं रविश कुमार। किसान आंदोलन में आज का दिन उपवास का रहा। 19 दिन गुजर गए, आंदोलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। सोमवार सुबह गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठक हुई, जिसमें कृषि मंत्री तोमर, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा और गृह सचिव अजय भल्ला भी थे। शनिवार और रविवार को टोल नाका और हाईवे बंद करने के बाद किसानों ने आज उपवास का कार्यक्रम रखा था, बताने के लिए कि उनका आंदोलन एकजुट है और जारी है। उन्हें फूट की खबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास का कार्यक्रम था। महिलाएं भी आज उपवास पर रहीं। ठंड के कारण अब सभी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हमारे सहयोगी शरद ने बताया कि अब धूप में भी ठंड लग रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक धूप के कारण दोपहर तक स्वेटर या जैकेट उतारने की नौबत आ जाती थी, लेकिन अब हवा बेहद सर्द हो चली है। धूप के बाद भी ठंड जानलेवा लगने लगी है। किसान नेताओं का कहना है कि वे उपवास के जरिए यह बताना चाहते हैं कि अन्नदाता भूखा है और सरकार सुन नहीं रही है। आज शरद सिंधु बॉर्डर से सोनीपत की तरफ 2 किलोमीटर आगे बढ़ गए, आपको दिखाने के लिए कि ट्रकों और ट्रॉलियों का काफिला कितना लंबा है। वे एक ऊंची इमारत पर गए और वहां से अपने कैमरे के जरिए बता रहे हैं कि किसान आंदोलन का विस्तार कितना बड़ा है। आपको आंदोलन कम, आंदोलन का शहर नजर आने लगेगा। सिंघू बॉर्डर, जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है और ये जगह किसानों के आंदोलन का केंद्र है। अब ये जगह केवल आंदोलन का केंद्र या फिर आंदोलन स्थल नहीं रह गई है, बल्कि ये एक पूरा शहर बन चुकी है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको सुपर टॉप एंगल से शॉट दिखाता हूं कि मेरे दाहिनी तरफ आप देखिए, ये जगह जो है मैं जहां से आपको दिखा रहा हूं। पहले बात तो बताऊं कि यहां से 2 किलोमीटर दूर जो है, जब दिल्ली की तरफ आप जाते हैं, ये रास्ता दिल्ली की तरफ जा रहा है, वहां पर से जो आंदोलन है वो शुरू होता है। यानी सिंघू बॉर्डर यहां से 2 किलोमीटर दूर है और वहां से आप देखना शुरू कीजिए। जहां भी आपकी नजर जाए, दिल्ली की तरफ से आप जो है अब कैमरा घूमना शुरू करेगा कि आप ये देखते चलिए कि आपको ये नेशनल हाईवे है और इस नेशनल हाईवे पर आपको ट्रक ही ट्रक या ट्रैक्टर, ट्रॉलियां ही ट्रॉलियां, लोग ही लोग, गाड़ियां ही गाड़ियां जो हैं वो नजर आएंगी। देखिए, ये हरियाणा पंजाब की तरफ ये नेशनल हाईवे जा रहा है और दूर तक आपको एक तरह की बसावट नजर आएगी। ये ऐसी बसावट है कि आप अगर किसी शहर को देखते हैं, एक अस्थायी शहर भी आप कह सकते हैं, तो किसी शहर को जब आप देखते हैं ऊपर से, तो बिल्कुल ऐसा ही शहर जो है वो दिखाई देता है। तो अभी जब मैं 2 किलोमीटर दूर हूं सिंघू बॉर्डर से, तब ये स्थिति है। तो आगे आप देखिए, तस्वीरें जो यहां से हम दिखा पा रहे हैं सुपर टॉप एंगल शॉट से, उसमें भी जो है आपको सड़क पर जगह दिखाई नहीं देगी। हर जगह कुछ ना कुछ खड़ा हुआ है, चाहे ट्रक हो, ट्रैक्टर हो या ट्रॉलियां हो, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। पूरी एक तरह से बसावट हो चुकी है। और ये असल में मैं आपको इसलिए भी दिखा रहा हूं कि एक शहर की शक्ल तो इस आंदोलन ने, किसानों के आंदोलन ने ले ही ली है, लेकिन ये देखिए कि अगर एक शहर है, एक अस्थायी शहर भी है, तो कितनी दूर तक आप अगर किसी छोटे शहर को सोचें तो कितनी दूर तक, मुझे लगता है कि 7-8 किलोमीटर दूर तक, और अगर आप यहाँ से भी चलेंगे तो 7-8 किलोमीटर दूर तक बिल्कुल इसी तरह की जो है तस्वीरें या इसी तरह की बसावट जैसी एक शहर में हम देखते हैं। हालांकि छोटे शहर जो होते हैं वो अगर एक लंबाई में देखें तो शायद इतने लंबे नहीं दिखते हैं, लेकिन ये क्योंकि एक अस्थायी शहर यहाँ पर बन गया है, तो बिल्कुल इस तरह की तस्वीरें जो हैं यहाँ पर नजर आ रही हैं। दूर तक 7-8 किलोमीटर और दूर तक हमें बताया गया है कि बिल्कुल जहाँ तक हम चल पाए, चलना भी आसान नहीं होता है क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, तो जहाँ तक चल पा रहे हैं बिल्कुल एक शहर की शक्ल जो है ये सिंघू बॉर्डर का किसान आंदोलन ले चुका है। कहना इसे को सिंघू बॉर्डर ही पड़ रहा है मुझे, क्योंकि यही जगह की पहचान हो गई है सिंघू बॉर्डर। लेकिन सिंघू बॉर्डर अभी भी, यहाँ से जब मैं उस तरफ दिल्ली की तरफ जाऊँगा तब 2 किलोमीटर और चलने के बाद सिंघू बॉर्डर आएगा। और ये देख लीजिए, इतने किलोमीटर लंबा ये किसानों का आंदोलन चल रहा है। कई लोग सिंधु बॉर्डर कहते हैं, शायद हमने भी एक आध बार कह दिया हो, लेकिन हमारे सहयोगी बार बार याद दिला रहे हैं कि यह सिंघू बॉर्डर है, सिंधु नहीं। मुकेश सिंह सेंगर दिल्ली जयपुर हाईवे की तरफ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिसके एक हिस्से को रविवार को किसानों ने बंद कर दिया था, सोमवार को भी बंद रहा। मुकेश ने बताया कि किसानों को दिल्ली की तरफ आने से रोका जा रहा है।
दिल्ली जयपुर हाईवे पर हरियाणा के बावल में किसानों की एक महापंचायत भी हुई। उसके बाद किसान जब दिल्ली की तरफ बढ़े तो रोका गया और करीब 15 किसानों के हिरासत में लिए जाने की खबर है। पुलिस ने ट्रैक्टरों की चाबियां भी छीन ली। तब किसान सड़क के किनारे ही बैठ गए। हमारी पंचायत हुई थी। पंचायत होने के बाद हम यहाँ से दिल्ली कूच कर रहे थे। प्रशासन ने हमें जबरदस्ती रोका है। हमारे 18-20 साथियों को पकड़ लिया है और हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। यहाँ तक कि जो संसाधन हम लिए हुए थे वो हमसे छीन लिया गया है। क्या जो दरिया लिए हुए बैठे थे वो दरिया वगैरह सारी छीन ली है। महापंचायत में क्या निर्णय हुआ? आज के आगे की रणनीति तैयार करनी थी तो, लेकिन इसी बीच में डेवलपमेंट बदल गए कि शाजापुर बॉर्डर के ऊपर हमारे राजस्थानी किसान भाई आए हुए हैं जो 36 बिरादरी के हैं, नहीं किसी जाति के हैं, नहीं की पार्टी के हैं। वो 36 बिरादरी के हैं, वो किसान हैं। वो अपने हक के लिए जो कानून इन्होंने देश को बर्बाद करने का बनाए, काले कानून जिनको कहते हैं, जो ऑर्डिनेंस के माध्यम से कोरोना के दौरान बनाए गए हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, वो कानून वापस होने चाहिए। 545 देश की संसद नहीं है। देश की संसद 140 करोड़ जनता है। 545 आदमी जो हैं वो देश के सेवक हैं। वो इन 140 करोड़ के नौकर हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, वे हमारे सेवक हैं। वो हमारे राजा नहीं हो सकते। वो राजा जैसा व्यवहार करना बंद करें, किसानों की मांगे माने, काले कानून वापस लें। तो अभी आप लोग आगे जाएंगे, क्या करेंगे? निश्चित रूप से जो अभी यहाँ के प्रशासन ने जो तरीका अपनाया है, ये किसानों को आक्रोशित करने का और गांव-गांव जाके, ढाणी जाके हमें लोगों को इकट्ठा करके और दिल्ली कूच करने के लिए हमें उकसाया है और इसका खामियाजा प्रशासन को भोगना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखें कि किसान यहाँ पर सड़क के किनारे ही बैठ गए हैं क्योंकि पुलिस ने इनको आगे जाने से मना कर दिया है। इसके आगे करीब 10 किलोमीटर आगे शाहजहांपुर जो बॉर्डर है, रेवाड़ी बॉर्डर है, वहाँ पर किसान कल दोपहर 2 बजे से पहले से बैठे हुए हैं, जहाँ पर जो आंदोलन है उसकी अगुवाई योगेंद्र यादव कर रहे हैं। अब आप दर्शक एक काम कीजिए, साथ में एक डायरी रखिए और रोज नोट करते चलिए कि किसानों के आंदोलन को क्या क्या नाम दिया जा रहा है। खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, माओवादी, लेफ्टिस्ट, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब वही नाम हैं जो 2014 के बाद गोदी मीडिया के स्टूडियो से चलने शुरू हुए थे। पहले इसकी चपेट में छात्र आए, लेखक, बुद्धिजीवी आए, फिर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उतरे लोग आ गए और अब किसानों को वही सब कहा जा रहा है। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन के मंच पर किसानों ने तिरंगा लहराया। सोचिए इन बातों का कितना असर होता है। जिनके बेटे सीमा पर शहीद होते हैं उन्हें आतंकवादी कह दिया जाता है, खालिस्तानी कह दिया जाता है, माओवादी कह दिया जाता है। तब उन्हें तिरंगा लेकर मंच पर आना पड़ता है सफाई देने के लिए कि हमारे भीतर उतना ही भारत है जितना सब में है। राजीव रंजन उस वक्त थे जब मंच पर किसानों ने तिरंगा लहराया। इसके बाद भी बिहार से बीजेपी के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा कि जो कृषि बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं वे किसान नहीं, दलाल हैं। यह सरकार ने जो दलाली करने वाले को जो बंद किया है वह बीच का दलाल लोग है जो यह विरोध करता है किसान। पंजाब में भी बहुत ऐसे किसान हैं जो खुश हैं। हम लोगों के यहाँ के मजदूर लोग पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं काम करने के लिए। उन लोग से जो बातचीत होती है उन लोग भी बताते हैं कि वहाँ के जो असली किसान है उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, वह खुश है। जैसे बिहार का भी किसान बहुत खुश है। आज तक बिहार में इस तरह कोई बात नहीं है। सिर्फ अन्य कई राज्य में इस तरह का किसान विरोध नहीं कर रहा है, सिर्फ पंजाब में और हरियाणा में खास करके जो किसान से जुड़े हुए लोग हैं वह इस तरह का नहीं करता। जो बीच का दलाल है वह इसका विरोध कर रहा है। किसानों को किसान छोड़कर अब सब कहा जाएगा, दलाल से लेकर आतंकवादी तक। लेकिन केंद्रीय मंत्रियों ने अभी तक अपनी जबान से खालिस्तानी क्यों नहीं कहा? आगे हो सकता है कि ऐसे बयान आ जाएं, लेकिन इसे समझना होगा कि पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर या रविशंकर प्रसाद माओवादी टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र कर रहे हैं, खालिस्तानी नहीं बोल रहे हैं। We now realize that the so-called farmer agitation hardly remains a farmer agitation. It is almost got infiltrated by leftists and Maoist elements, a flavor of which we saw over the last 2 days when there were demands, extraneous demands, to release people who have been put behind bars for anti-national activities or who have been put behind bars for illegal activities.
demands being raised on a farmers' platform to release so-called intellectuals and poets clearly demonstrate that the effort to derail farm law improvements is probably in the hands of certain elements who are not good for India. पीयूष गोयल को यह तथाकथित किसानों का आंदोलन लगता है, जो किसान आंदोलन ही नहीं है। रविशंकर प्रसाद को ऐसा नहीं लगता है। रविशंकर प्रसाद का यह बयान सुनिए, इतनी बार किसानों का सम्मान करते हैं, जैसे लगता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की याद दिला रहे हों कि 2000 रुपए हर 4 महीने पर हम देते हैं। फिर कहते हैं कि हर जगह वही जीत रहे हैं, जो कि ठीक बात है, और किसान भी वोट देते हैं, यह भी ठीक बात है, किसान आगे भी वोट देंगे। लेकिन रविशंकर प्रसाद का यह बयान सुनकर कोई भी सोच में पड़ सकता है कि किसानों का स्थायी भरोसा हासिल करने के बाद भी टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रभाव प्रधानमंत्री से ज्यादा कैसे हो गया। गंभीर बयान है, इसलिए इसे गंभीरता से सुनिएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम कहने को तैयार हैं कि एमएसपी नहीं हटेगी, तो कौन लोग हैं कह रहे हैं कि जब तक ये कानून हटेगा नहीं हम पीछे हटेंगे नहीं। तो हम भी कहना चाहेंगे बड़े आदर के साथ, भारत सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है, नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत सम्मान करते हैं, और देश के किसान भी मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। हर जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे, तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या मतलब है? मंत्री जी ने टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कार्रवाई की बात की, उन किसानों के खिलाफ नहीं जो अपने कंधे पर टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को बंदूक रखकर चलाने दे रहे हैं। वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है, इसका सरगना कौन है, इसकी परिभाषा क्या है, यह सरकार को नहीं मालूम है। यही प्रश्न कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल और विंसेंट एच पाला ने पूछा, तो 11 फरवरी को गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया कि ऐसी कोई सूचना किसी भी एजेंसी के जरिए सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा नाम के जिस संगठन ने गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की है, वो संगठन शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानता है और खालिस्तान की धारणा के खिलाफ लड़ता रहा है। उसकी एक नेता हरिंदर बिंदु के पिता की खालिस्तानियों ने हत्या कर दी थी। सिर्फ रिहाई की मांग कर लेने से मंत्री जी को अब यह आंदोलन किसान आंदोलन नजर नहीं आता है। भीमा कोरेगांव से लेकर दिल्ली दंगों में हुई गिरफ्तारी को लेकर सवाल बहुत पहले से उठ रहे हैं। अगर रिहाई की मांग करना माओवादी हो जाना है, तो क्या वही माओवादी महाराष्ट्र सरकार में भी घुस गए हैं? क्या रविशंकर प्रसाद ऐसा कह सकते हैं? उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि द वायर में 11 जनवरी की एक खबर छपी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की थी कि भीमा कोरेगांव केस की फिर से जांच हो सकती है या नहीं। दिसंबर 2019 में शरद पवार ने मांग की थी कि एक एसआईटी बनाकर पुणे पुलिस की कार्रवाई की जांच करनी चाहिए। जिस तरह से किसान आंदोलन को लेके भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मंत्री लगातार कभी नक्सल मूवमेंट कह रहे हैं, कभी अर्बन नक्सल कह रहे हैं, कभी खालिस्तानी कह रहे हैं, कभी चीन और पाकिस्तान का हाथ कह रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि देश में गरीब किसान मजदूर की आवाज़ कोई उठाए, नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ाई लड़े, तो बीजेपी उन्हें कहीं ना कहीं नक्सलवादी आतंकवादी घोषित करना चाहती है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। जिस तरह से बीजेपी ये अमीर धन्नाट सेठों की पार्टी है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से देश में जो व्यापारी हैं उनके साथ खड़ा रहना चाहती है। ये आज से नहीं 70 साल से जनसंघ से बीजेपी तक का इतिहास रहा है, और इस तरह से ब्रांडिंग करना हमें लगता है गरीब और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक घातक तरीका बीजेपी अपना रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो किसानों को आतंकवादी कहते हैं वो इंसान नहीं है। नरेंद्र जी का मानना है कि महाराष्ट्र में अघोषित आणीबाणी जिसे हम कहते हैं मराठी में, उसका अमल चल रहा है, तो फिर दिल्ली में जो चल रहा है उसका वर्णन वो कैसे करेंगे? अपने ही काश्तकार है जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, उसको आप आतंकवादी कहने लगे।
और वो देश के बाहर से आए, उनको नक्सलाइट का सपोर्ट है, इसका सपोर्ट है, क्या वो हमारे अन्नदाता नहीं है? और जो भी व्यक्ति अपने अन्नदाता को टेररिस्ट मानता है, मुझे लगता है कि इंसान कहलाने के लायक नहीं है वो। अब आते हैं इस प्रश्न पर कि जब केंद्रीय मंत्रियों ने माओवादी कह दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया, खालिस्तानी क्यों नहीं कहा? इसका जवाब है 47 पन्नों की ई पुस्तिका, जिसे सूचना प्रसारण मंत्रालय ने काफी मेहनत से तैयार की है। अलग अलग विभागों से हर छोटी जानकारी और तस्वीरें जुटाई गई हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिख समुदाय के लिए कितना सारा काम किया है। आंदोलन किसान कर रहे हैं तो सरकार यह क्यों बताना चाहती है कि सिख समुदाय की धार्मिक जरूरतों के लिए सरकार ने क्या क्या किया? क्या किसान सिख धर्म की किसी समस्या को लेकर जमा हुए हैं? फ्लैशबैक में चलकर देखें तो नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा था, तब देश की 50 से अधिक यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ जामिया और जेएनयू का नाम लिया जा रहा था। इस ई पुस्तिका को रेलवे की एक संस्था इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने 2 करोड़ लोगों को ईमेल किया है। हिंदू अखबार के अनुसार 5 दिनों में 2 करोड़ ईमेल किए गए हैं। जब आप IRTC की वेबसाइट से टिकट लेते हैं तो ईमेल देना होता है पंजीकरण कराने के लिए। उस ईमेल का सरकार इस काम में इस्तेमाल करती है। ब्रोशर पैम्फलेट पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का सिख समुदाय का अटूट संबंध है। तस्वीरों और सूचनाओं का संकलन करते वक्त ध्यान रखा गया है कि प्रधानमंत्री पगड़ी में दिखें, सर ढका हो, सरोपा कृपाण सौंपने की एक भी तस्वीर ना छूटे। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने के बाद सिख समाज के साथ जितनी भी मुख्य तस्वीरें थीं, लगता है सब इस्तेमाल कर ली गई हैं। हर छोटी छोटी चीज गिना दी गई है। वैसे आपको लग सकता है कि छोटी चीज है, लेकिन है तो बड़ी ही। जैसे श्री करतारपुर साहिब का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु भक्तों के लिए उच्च क्षमता युक्त दूरबीन लगाई गई है। ये उन्हीं के शब्द हैं, इसका जिक्र है। श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर ICCR ने इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया। गनीमत है सेमिनार में चाय, फोल्डर और गुलदस्ता पर कितना खर्च हुआ, इसका ब्यौरा नहीं दिया गया है। सरकार हमारी उदार है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर वर्ष भर कीर्तन, कथा, प्रभात फेरी, लंगर का आयोजन किया गया है, यह लिखा है। इतना अच्छा काम पूरे साल चला और गोदी मीडिया भी बताने से चूक गया। वैसे अगर साल भर सरकार ने लंगर का आयोजन किया है, प्रभात फेरी की है और कीर्तन का आयोजन करवाया है तो दाद देनी चाहिए। किस शहर में और किस गुरुद्वारे के पास लंगर या प्रभात फेरी का आयोजन हुआ है, इसकी जानकारी ई पुस्तिका में नहीं है, ना कोई तस्वीर है। श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर 12 स्थानों पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी के आयोजन का जिक्र है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की राजकीय यात्रा के दौरान उनके अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब के दौरे की व्यवस्था की गई है, यह लिखा है। सोचिए यह कितना बड़ा काम है। जैसे व्यवस्था ना की गई होती तो अशरफ गनी दिल्ली से ऑटो से गए होते। यह भी गिनाया जा सकता है। इस बात का श्रेय तो दिया ही जाना चाहिए। 2014 से पहले 18 लाख सिख छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती थीं। अब 31 लाख सिख छात्रों को मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। गुजरात के जामनगर में श्री गुरु गोविंद सिंह के नाम पर एक अस्पताल है। इसके पुनर्निर्माण और मरम्मती के बाद प्रधानमंत्री ने 4 मार्च 2019 को उद्घाटन किया, इसका भी जिक्र आया है। अमृतसर और नांदेड़ के बीच विशेष उड़ान की व्यवस्था की गई है, इसका जिक्र 2 बार आया है। सिख विरासत के दुनिया भर में प्रचार वाले चैप्टर में भी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती वाले चैप्टर में भी आया है। लगा कि पन्ना भरना है तो एक ही जवाब हर चैप्टर पर लिख दो। चैप्टर 7 में लिखा है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती पर सरकार ने भव्य प्रकाश पर्व समारोहों के आयोजन के लिए 100 करोड़ का बजट दिया। रेलवे को विशेष सुविधाएं देने के लिए 40 करोड़ दिया। पटना में डाक टिकट जारी हुआ। पटना के कार्यक्रम को लेकर नीतीश कुमार की भी जबरदस्त तारीफ हुई थी। बिहार में भी बीजेपी की ही सरकार है, मगर इस ब्रोशर को ई पुस्तिका को पढ़कर लगेगा कि प्रकाश पर्व के आयोजन में सिर्फ प्रधानमंत्री और उनकी ही सरकार सक्रिय थी। वैसे आपको लगता है कि सरकार कुछ छापना भूल गई हो तो आप सूचना प्रसारण मंत्री को ट्विटर पर रिमाइंड कर सकते हैं। ई पुस्तिका के अगले संस्करण में आ जाएगा। अब आते हैं कुछ बड़ी बातों पर। सरकार ने सिख समुदाय के साथ गहरे रिश्ते साबित करने के लिए
कागजी मेहनत तो की है इस ई पुस्तिका में, लेकिन वही गिनाया है जो काम किया है। सुल्तानपुर लोधी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर 271 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, ऐसा अखबारों से तो पता चला, लेकिन ई पुस्तिका में तो सिर्फ विरासत शहर के रूप में विकसित करने की बात लिखी है। जब पटना में प्रकाश पर्व के समय रेलवे को 40 करोड़ देने की बात लिखी हो, तो इसके लिए 271 करोड़ क्यों नहीं लिखा गया? यह कॉपीराइटर की गलती है, मंत्री जी की नहीं। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के निर्माण और विकास में नरेंद्र मोदी सरकार का विस्तार से जिक्र है। श्री हरमंदिर साहिब को FCRA एक्ट से छूट दी गई। बताया गया कि सेवा भोज योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए मोदी सरकार ने लंगर पदार्थों पर GST माफ कर दिया है। 325 करोड़ GST लौटाई जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान के सिख शरणार्थियों को भारत की नागरिकता पाने में मदद होगी। अनुच्छेद 370 के हटने से सिख अल्पसंख्यकों को जम्मू कश्मीर में समान अधिकार मिले हैं। सिख गुरुओं के प्रकाश पर्व समारोहों और बुनियादी ढांचे के निर्माण में 40 करोड़, 100 करोड़ या 300 करोड़ खर्च करने की गिनती क्यों हो रही है? पंजाब में खेती करने वाले सारे किसान सिख नहीं हैं, पंजाबी हैं, मगर सभी सिख नहीं हैं। वहां गैर पंजाबी भी खेती करते हैं। इस आंदोलन में हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के किसान भी हैं। तो उन किसानों और उनके धर्मों के साथ सरकार के किस तरह के अटूट संबंध हैं? क्या इस पर भी कुछ आने वाला है? उनका धर्म किस आधार पर तय होगा? क्या उनकी पुस्तिका में लव जिहाद से लेकर गौरक्षा आने वाला है? वैसे सरकार कभी भी धर्म का इस्तेमाल नहीं करती है। नेवर, आई हैव नेवर हर्ड, यू मे आस्क देम ऑल्सो। सारे एरियाज में टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सली लोग आप लोगों के आंदोलन में शामिल हो गए हैं, तो सरकार क्यों नहीं आकर के? हमारे को तो माओवादी का भी नहीं पता कि कौन से होते हैं माओवादी, नक्सलवादी हमारे कौन से होते हैं। तो अगर हमारे अंदर घुस गए हैं तो सरकार आकर के उनकी चटनी करे, उनको पकड़े। अगर माओवादी हैं ये बता रहे हैं, तो माओवादी घुसवाने वाले कौन हैं? सरकार है जो इस एजिटेशन को इतना लंबा चलवा रही है। किसान वापस नहीं मुड़ेंगे, चाहे इसमें माओवादी हो, आतंकवादी हो, कोई भी हो, उसका हमें तो कोई पता नहीं। सरकार को पता दो, निकाल ले जाए। बात करने से क्या है कि वो हमारे एजिटेशन को मोड़ देना चाह रही है। अगर इसको जो है ना आतंकवादी या खालिस्तानी कह के इसको जो है ना दो फाड़ कर दें। ये सरकार डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ कोई माओवादी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इनका एजेंडा तो ये 3 ऑर्डिनेंस है, ये उनका ही है, उसको पास करने का है। हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, हमें कोई माओवादी या हमको कोई मतलब नहीं किसी। टुकड़े टुकड़े गैंग है तो हम मोदी जी के पास इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, CID है, कितना कुछ मोदी जी के हाथ में है। सारा सिस्टम मोदी जी के हाथ, तो उनको अरेस्ट करवा दे, हमारे बीच में से उनको करवाओ अरेस्ट। कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है ये टुकड़े टुकड़े गैंग कुछ नहीं है, ये एक सरकार का प्रोपोगंडा है, जिसके तहत वो अपने ही कुछ चैनलों द्वारा हमारे एक आंदोलन को दूसरी तरफ मूविट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, कोई खालिस्तानी नहीं है। हमने IRCTC से सवाल पूछे कि यात्रियों के ईमेल पर इस तरह के ब्रोशर को भेजना क्या उनकी निजता का उल्लंघन नहीं है? हमें जवाब नहीं आया। लेकिन सार्वजनिक तौर से जो बयान जारी हुआ है IRCTC की तरफ से, उसमें स्वीकार किया गया है कि ऐसे ई पुस्तिकाएं ऐसी भेजी गई हैं। कायदे से यह निजता का उल्लंघन है, आपकी पर्सनल जानकारी का राजनीतिक इस्तेमाल। बहुत से ऐसे लोगों को ईमेल गए हैं जो विदेशों में रह रहे हैं। मुमकिन है भारत यात्रा के दौरान उन्होंने IRCTC की साइट पर अपना ईमेल दिया होगा, न्यूज़लेटर को भी रजिस्टर किया होगा। उन्हें भी ईमेल से ई पुस्तिका भेजी गई है, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में है। वैसे मैं कई सिख भाइयों को जानता हूं जो तमिल बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं और भोजपुरी तो जबरदस्त बोलते हैं। इतालवी, फ्रेंच, स्पेनिश भी बोलते हैं। लेकिन विदेशों में रहने वाले ये गुजराती भाई अपनी निजता को लेकर ज्यादा चिंतित हैं कि IRCTC ने उनके मेल का इस्तेमाल कर सरकार के प्रचार के लिए सरकार का प्रचार क्यों किया। नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौधरी है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। मेरे पास भी कल एक IRCTC का मेल आया जिसके अंदर मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं सिख समुदाय के लिए जो की गई थी वो आया था। जो एक तरह से देखा जाए तो ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट जो दिल्ली में अंदर चल रहा है, जिसको सिख समुदाय लीड कर रहा था, उसके मद्देनजर रखते हुए आया है ताकि सिख समुदाय का दिल जीत सके। लेकिन ये गैर जरूरी है जिसके अंदर सारे देशवासियों की डाटा प्राइवेसी का हनन हो रहा है। तो मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सरकार ऐसे हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो हमारी और एक रेलवे के बीच में रहनी चाहिए, उसे लेकर अपने पर्सनल मैसेजेस
जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ऐसा हम यहाँ पर विदेश में बैठ के कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ की सरकार कुछ ऐसा करेगी। इन सरकारी प्रचार पुस्तिकाओं से लगता है कि आने वाले दिनों में बात कानून को लेकर अब कम होगी। माओवादी टुकड़े टुकड़े गैंग सिख गुरुओं की याद में कराए गए सेमिनार और लगाए गए दूरबीन की ज्यादा होगी। ई पुस्तिका में इसका भी जिक्र है कि हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। आप जानते हैं कि विदेशों में बड़ी सभाएं करना, राजनीतिक रैलियां करना अब विदेश यात्राओं का हिस्सा हो चुका है प्रधानमंत्री के। जब एक बार आप इसकी बुनियाद रखते हैं तो उसके काउंटर में भी आंदोलन होगा। जब हाउडी मोदी रैली होगी तो काउंटर में भी रैली होगी। All religions, all faiths have come here. This is a mini India. There are Muslims, there are Hindus, there are Sikhs, there are Christians. दुनिया के अलग अलग देशों में किसानों के समर्थन में रैलियां हो रही हैं। ये वीडियो स्कॉटलैंड के ग्लासगो से है। रविवार को करीब 200 लोग जमा हुए। इसमें दक्षिण भारतीय भी थे और दूसरे मजहब के लोग भी। बेशक पंजाब से जुड़े लोगों की संख्या ज्यादा थी। ये डॉक्टर अविरल वत्स हैं जो ट्विटर पर कोरोना को लेकर वैज्ञानिक बातों का प्रसार करते रहते हैं, लेकिन अब ये किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे ही कनाडा के ओंटारियो में किंगस्टन में कल किसानों के प्रदर्शन में 200 गाड़ियां निकली। इस रैली में पंजाबी और गैर पंजाबी सभी तरह के लोग शामिल थे। किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन तो न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक में हुए हैं, लेकिन 22 पूर्व राजदूतों के समूह ने एक पत्र लिखकर कनाडा पर टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की है। इस पत्र पर दस्तखत करने वालों में विष्णु प्रकाश भी हैं। पूर्व राजनयिकों ने लिखा है कि कई महत्वपूर्ण गुरुद्वारों पर खालिस्तानी तत्वों का नियंत्रण हो चुका है, जिससे उनकी फंड तक पहुंच हो गई है। यह लिबरल्स राजनीतिक दलों के चुनाव अभियान में मदद के काम आता है। यह समय समय पर प्रदर्शन, रैली आदि आयोजित करते हैं जहां भारत विरोधी नारे लगते हैं। खालिस्तानियों और पाकिस्तानी डिप्लोमेट के बीच संपर्क है। पाकिस्तानी डिप्लोमेट ऐसी गतिविधियों में खुलकर भाग लेते हैं और कनाडा सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। टुकड़े टुकड़े गैंग से बात फिर खालिस्तानी पर आ गई। इस साल जनवरी फरवरी के महीने में जब नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा था, तब उस समय भी बातें घूम फिरकर वहीं आ जाती थी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक ट्वीट अलग संदर्भ में पेश करना चाहता हूं। हालांकि उनकी बात पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद की लाइन में ही है। किसानों की आड़ में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं और लिखते हैं कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब किसी भी सेक्टर में किसी के भी खिलाफ नहीं है, तो यह सरकार किसानों के खिलाफ कैसे हो सकती है? क्या आर्गुमेंट है? मेरी राय में विशेष आयोजनों को छोड़कर मंत्री जी को हैशटैग लगाने से बचना चाहिए। ऐसा लग सकता है कि किसानों के आंदोलन के काउंटर में मंत्री जी भी आंदोलन चला रहे हैं, खासकर एक ऐसे समय में जब किसानों को खास किस्म के हैशटैग के साथ ट्रोल किया जा रहा है। पर क्या फर्क पड़ता है? कई बातें ऐसी बोली जा रही हैं जो ट्रोल के यहां भी है और मंत्रियों के यहां भी, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग। किसान टोल का विरोध कर रहे हैं, टोल नाके का, और यहां ट्रोल किसानों का विरोध कर रहे हैं। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर जमा किसानों से बातचीत बंद है तो सरकार के पास बात करने के लिए किसान संगठनों की कमी नहीं है। 14 दिसंबर को भी कृषि मंत्री ने 10 किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात की जो यूपी, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा से आए थे, जिन्होंने 3 किसान बिलों का समर्थन किया है। क्या सरकार बताना चाहती है कि यही संगठन ओरिजिनल है? सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों के पास किसानों का समर्थन नहीं है। क्या सरकार यह बताना चाहती है कि इस वक्त देश में किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन कानून के पक्ष में चल रहा है, विरोध में नहीं? प्रचार युद्ध के कई मोर्चे खुल गए हैं। किसानों के मुद्दों को छोड़कर अब बहस उन मुद्दों की तरफ शिफ्ट कर चुकी है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसान आंदोलन हो क्यों रहा है। जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं वो आंदोलन के लिए नहीं बल्कि दिसंबर की सर्दी में पिकनिक मनाने आए हैं, ये आपको बताया जाएगा। और जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं वही किसान संगठन है। ब्रेक ले लेते हैं। बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर कोलार के नरसापुर में आईफोन बनाने की एक कंपनी है। यह कंपनी ताइवान की है और यहां 10,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
कर्मचारियों का आरोप था कि उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है और बहुतों का आरोप यह भी था कि उनकी तनख्वाह कम कर दी गई है। शनिवार को इन कर्मचारियों ने प्लांट के भीतर हंगामा कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस बुलानी पड़ी और पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। इस पूरी प्रक्रिया में कंपनी का दावा है कि 450 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सोचिए, आर्थिक दबाव लोगों की जिंदगी में किस कदर घुस आया है कि वो अब प्लांट के भीतर हिंसा करने पर उतारू हैं। ना तो उनकी बातें कहीं हो रही हैं, ना वो चर्चा के केंद्र में आ पा रहे हैं। जिस दिन आ जाएंगे, उन्हें भी लोग कहेंगे कि ये माओवादी हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। कर्नाटक के कोलार के पास आईफोन बनाने वाले प्लांट की ये तस्वीरें बता रही हैं कि शनिवार को वहां कितने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। गुस्साए कर्मचारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन जब तक उन्हें हटाया गया तब तक काफी नुकसान हो चुका था। गुस्साए लोगों के जो हाथ लगा उसे या तो तोड़ दिया या आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने हिंसा और आगजनी के आरोप में करीब 150 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और जांच चल रही है। आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी। दरअसल शुक्रवार को यहां कर्मचारियों को वेतन दिया गया था, लेकिन वो उससे खुश नहीं थे। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमण के बाद से उनका वेतन 7,000 रुपए से 9,000 रुपए तक काट लिया गया था, जबकि उनकी तनख्वाह 15,000 से 21,000 रुपए तक थी। ऊपर से वेतन समय पर न मिलने की शिकायत थी। इस वजह से कई कर्मचारियों ने आपा खो दिया। अगर सैलरी और इस तरह से जुड़े दूसरे मामले थे तो सरकार के लेबर डिपार्टमेंट या कंपनी के HR डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए थी। इस तरह से तोड़फोड़ करना गैरकानूनी है। लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये नाराजगी जब ज्यादा बढ़ी तो शनिवार सुबह करीब 6 बजे, जब रात की शिफ्ट खत्म हो रही थी और दिन की शुरू होने वाली थी, तो कुछ कर्मचारी हिंसा पर उतर आए। यह हिंसा इसके बाद बढ़ती गई। जब तक पुलिस मामला काबू में करती, तब तक कंपनी को तकरीबन 450 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका। आईफोन बनाने वाला यह प्लांट इसी साल शुरू हुआ और इसमें करीब 10,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 80% अस्थायी कर्मचारी। बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया।